नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान का पीएम मोदी ने किया समर्थन। कजान में पुतिन से मुलाकात में बोले, समस्याओं का हल बातचीत से संभव। पुतिन से द्विपक्षीय मुलाकात में कारोबारी रिश्तों में मजबूती पर हुई बात। चीन के साथ विश्वास बहाली की कर रहे हैं कोशिश। एलएसी पर एग्रीमेंट के बाद आर्मी चीफ उपेंद्र रावत का बड़ा बयान। चीनी विदेश मंत्रालय ने भी की समझौते की पुष्टि। कहा, समाधान पर बनी बात, आगे उठाएंगे और कदम। बाजार में हाहाकार, सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा फिसल कर बंद। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स गिरावट पर बंद। मिड और स्मॉल कैप शेयर्स में भारी बिकवाली। सेंसेक्स 931 और निफ्टी 309 पॉइंट गिरकर 24,472 पर हुआ बंद। 8% डिस्काउंट के साथ हुई हुंडई मोटर की लिस्टिंग। 1960 रुपए के इश्यू प्राइस के मुकाबले 1934 पर लिस्टिंग। मैनेजमेंट का दावा, शहरों के साथ ग्रामीण भारत में भी कंपनी की पकड़ मजबूत। बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली एनसीआर में आज से ग्रैब 2 लागू। डीजल जनरेटर पर रोक। प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस भी बढ़ेगी। ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए बनाया जाएगा खास मैनेजमेंट सिस्टम। खाते से कैश निकालने से पहले अकाउंट ब्लॉक करने पर होगा जोर। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। प्रधानमंत्री मोदी की आज रूस के कजान में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात हुई। दोनों गर्मजोशी से एक दूसरे से मिले। पहले एक दूसरे के गले लगने के बाद दोनों के बीच हैंडशेक भी हुआ। ब्रिक्स समिट के साइडलाइन पर ही पुतिन और मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। इस दौरान भारत और रूस के बीच कारोबारी रिश्तों को और मजबूत करने के लिए बातचीत हुई। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वो यूक्रेन युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान की नीति का समर्थन करते हैं। एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच विवाद पर समझौते को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सकारात्मक कदम बताया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अभी परिणामों के बारे में जल्दबाजी में अनुमान ना निकाला जाए। ये शांति और सौहार्द का आधार तैयार करता है। कल विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा था कि भारत चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में एलएसी पर गश्त की व्यवस्था पर सहमति बनी है, जिससे 2020 में इन क्षेत्रों में उत्पन्न हुए गतिरोध का हल और सैनिकों की वापसी संभव हो सकेगी। उन्होंने ये भी कहा था कि इस संबंध में आगे के कदम उठाएंगे। आज आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने इसे और भी साफ करते हुए कहा कि सेना अप्रैल 2020 की स्थिति में वापस जाना चाहती है। उसके बाद ही डिसएंगेजमेंट और एलएसी के नॉर्मल मैनेजमेंट की तरफ देखा जाएगा। अभी सेना विश्वास बहाली का प्रयास कर रही है और इसके लिए जरूरी है कि भारत और चीन की सेनाएं उस बफर जोन में ना घुसे जो तैयार किया गया है। As far as we are concerned, we were looking at that we want to go back to the status quo of April 2020. Point number one. Thereafter, we will be looking at disengagement, de-escalation, normal management of line of actual control. And this normal management of line actual control will not just stop there. There are phases in that also. So as of now, what has happened? We are trying to restore the trust. How the trust will get restored? It will get restored once we are able to see each other. And we are able to convince each other, look, the buffer zones which are there, which have been created, we are not creeping, and both have to reassure each other. Petroleum gives you that kind of advantage. So that's what is something which
is commencing, and as we restore the trust, the other stages will also follow through soon. चलिए अब जानते हैं बाजार का पूरा हाल। बाजार में आज कोहराम मच गया। बाजार 2 महीने के निचले स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा फिसल कर बंद हुए। सेंसेक्स 931 और निफ्टी 309 पॉइंट टूट गया। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स गिरावट पर बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में भारी बिकवाली देखने को मिली। आज सेंसेक्स के 30 में से 28 शेयर्स में गिरावट रही। वहीं निफ्टी के 50 में से 49 शेयर्स में गिरावट हुई। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, आज चौतरफा गिरावट वाला दिन रहा। कौन से सबसे बड़े लूजर्स रहे और क्या कोई गेनर्स भी थे? जैसे कि आपने बोला कि बाजार में डेफिनेटली एक आज कोहराम तो देखने को मिला था। अगर वैसे हम सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी गेनर्स की, लेकिन आज कोई भी निफ्टी गेनर्स नहीं है क्योंकि सारे के सारे लूजिंग साइड पे है। लूजिंग साइड पे सबसे पहले बात करी जाए तो बीएल यहाँ पे करीब करीब 4% का एक डाउनसाइड देखने को मिला। एमएनएमबी करीब 4%, कोल इंडिया 4%, अडानी एंटरप्राइजेज में भी करीब करीब 4% की कमजोरी देखने को मिली। अब बात करते हैं मिड कैप गेनर की। यहाँ पे कुछ शेयर्स थे जो हमें बढ़त के साथ बंद होते हुए दिखाई दिए, जैसे कि हिंदुस्तान जिंक यहाँ पे करीब करीब 2.5% की मजबूती देखने को मिली। ट्यूब इन्वेस्टमेंट 2.5%, फीनिक्स मिल्स में 0.5% की एक मजबूती थी और साथ ही साथ सोना बीएलडब्ल्यू में भी करीब करीब 0.10% की एक मजबूती का सत्र आज के कारोबारी दिन में देखने को मिला। बट लूजिंग साइड में देखिए कि नंबर्स कितने बड़े हैं, कमजोरी कितनी ज्यादा है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज में 10.5%, मैज़गन डॉक में करीब करीब 11%, एल&टी फाइनेंस में 7.25% और एमआरपीएल में भी करीब करीब हमें 7% का एक दबाव आज के कारोबारी दिन में देखने को मिला। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। तो बाजार की इस बड़ी गिरावट को समझते हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से। अनुज जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की करेक्शन की बात चल रही थी, तो आज जिस तरह की गिरावट आई है, क्या इसे उसी तरह से देखा जाए या फिर इससे कुछ ज्यादा ही गिर गया? बहुत खराब दिन मार्केट के लिए आज। निफ्टी 300 पॉइंट से ज़्यादा गिरा। बैंक निफ्टी करीब करीब 650 पॉइंट गिरा, लेकिन असली पेन थी आज ब्रॉडर मार्केट में। मिड कैप इंडेक्स 2.5% नीचे था, 1500 पॉइंट के करीब, और स्मॉल कैप इंडेक्स तो करीब करीब 4% के करीब गिरा। जी हाँ, आज का एडवांस डिक्लाइन 1:10, यानी हर एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 10 गिरने वाले शेयर। सारे के सारे सेक्टोरल इंडेक्सेस आज रेड में थे। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि मार्केट इतना क्यों गिर रहा है। देखिए, इसका कोई एक जवाब नहीं है। मार्केट बहुत हेवी हो गया था और काफ़ी मार्केट वन वे रैली कर चुका था, तो एक करेक्शन शायद ड्यू थी। हाँ, करेक्शन बहुत हेवी आ गई और बहुत छोटे से टाइम जोन में आ गई, लेकिन इस करेक्शन में मार्केट ने किसी को नहीं छोड़ा। अच्छे से अच्छा स्टॉक या ख़राब से ख़राब स्टॉक, इसमें काफ़ी पिटाई हुई है। एक जो रीज़न दिया जा रहा है सबसे ज़्यादा, वो है अर्निंग्स का डिसअपॉइंटमेंट। वैसे ये क्वार्टर में एक्सपेक्टेड था कि अर्निंग्स ख़राब आएंगी, लेकिन इतनी ख़राब आएंगी शायद किसी ने नहीं सोचा था, या फिर वो एक बहाना बन गया मार्केट के लिए। मार्केट को शायद एक करेक्शन के लिए बहाना चाहिए था, वो करेक्शन आ गई। खैर, एनीवे, प्राइसेस का डैमेज किस तरीके का रहा है ये आप समझेंगे अगर आप इंडेक्स स्टॉक्स की बात करें, तो इंडेक्स स्टॉक्स में कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने हाई से 20 से 25% गिर चुके हैं, जैसे कि अदानी एंटरप्राइजेस, इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर, बीईएल। और अगर आप इंडेक्स से बाहर चले जाएंगे तो ऐसे आपको कई स्टॉक्स दिखाई देंगे जो अपने हाई से 40 से 50% से ज़्यादा गिर चुके हैं। वोडाफोन आइडिया अपने हाई से 56% के करीब गिर चुका है। येस बैंक 40% के करीब अपने हाई से करेक्ट हो चुका है स्टॉक। ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक अपने रीसेंट हाई से आधा हो चुका है। जी हाँ, ये तो मैंने कुछ नाम ले लिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव ट्रेडर इंटरेस्ट है। उसके अलावा काफ़ी नाम है जहाँ डिक्लाइन जो है 50-60% के करीब रही है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि करें क्या आप। देखिए, अगर आप एक ट्रेडर हैं तो एक स्क्रीन को रिस्पेक्ट करें। इस समय पैसा बन रहा है सेल ऑन रैली पर। जहाँ रैली फेल हो रही है वहाँ अगर आप सेल करें तो पैसा वहाँ बन रहा है। और दूसरी चीज़, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये समय नहीं है पैनिक करने का। हाँ, अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं, तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, तो पैनिक नहीं करना है इसमें आपको। और अगर हिम्मत हो तो लोअर लेवल पर थोड़ा सा एवरेजिंग करें अच्छे स्टॉक्स में, तो वो भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन एज ए ट्रेडर क्लियरली इस समय स्क्रीन को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया अनुज जी। आज इस तरह से बाजार में इतनी भारी गिरावट आई और उसका विश्लेषण आपने दर्शकों को बताया, इसके लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिवाली के मौके पर निवेश और समृद्धि का मंत्र आज बता रहे हैं आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के सीईओ महेश पाटिल। हमसे खास बातचीत में महेश पाटिल ने कहा कि बाजार में काफी वक्त बाद थोड़ा करेक्शन हुआ है और इस करेक्शन को लेकर घबराना नहीं चाहिए। काफी
टाइम के बाद देख रहे हैं कि हम लोग की मार्केट में अभी थोड़ी करेक्शन आ रही है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो इलेक्शन के बाद जो मार्केट एक पीक बना था, राइट, रिजल्ट्स के बाद, वहां से मार्केट की जो ब्रेड्थ है वो काफी वीक हो गई है। ब्रेड्थ वीक होगी माने काफी कंपनी जो है इंडेक्स में, वो भी इंडेक्स को अंडर परफॉर्म कर रही है अभी। तो वो एक क्लियरली एक ट्रेंड है। और उसका कारण तो एक सही बात की कि अर्निंग्स ग्रोथ मोमेंटम है, क्योंकि वो थोड़ी स्लो डाउन हो रही है। लास्ट 2-3 साल में अगर देखो तो निफ्टी की अर्निंग्स ग्रोथ अराउंड 20% कैगर से चल रही थी। तो वो अभी ये क्वार्टर में और ये फर्स्ट हाफ के भी नतीजे आ रहे हैं, वहां पे हमें दिख रहे हैं कि हाई सिंगल डिजिट अराउंड 9-10% के आसपास ग्रोथ हो सकती है। तो क्लियरली उसके कारण भी थोड़ी वीकनेस दिख रही है। और लास्ट 1 महीने से हमने देखा है कि एफआईएस की बड़ी मात्रा में सेलिंग हुई है। हालांकि लॉन्ग टर्म आउटलुक जो है इकोनॉमी का और अर्निंग्स ग्रोथ का वो भी ठीक ही है। ऐसा कुछ मेजर रिस्क नहीं दिख रहा है कोई भी सेक्टर में। हालांकि थोड़ी जो एक्सपेक्टेशंस थी, ओके, उसके मुकाबले जो नतीजे आ रहे हैं वो थोड़े से नीचे आ रहे हैं। इसके लिए मार्केट में थोड़ी करेक्शन हमें दिख रही है। हुंडई मोटर की लिस्टिंग आज कमजोर हुई। बीएसई पर हुंडई मोटर की लिस्टिंग 1931 रुपए प्रति शेयर पर हुई और एनएससी पर 1934 रुपए प्रति शेयर पर लिस्टिंग हुई। आईपीओ में शेयर्स का प्राइस बैंड 1960 रुपए प्रति शेयर पर था। सपाट लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयर करीब 4.5% से ज्यादा टूट गए। हुंडई के एक लॉट के लिए रिटेल निवेशकों को 13,720 रुपए का निवेश करना था, जिसमें 7 शेयर्स रखे गए थे। लिस्ट होने के बाद हर शेयर पर 95 रुपए की गिरावट आई। कंपनी का प्राइस बैंड 1960 रुपए प्रति शेयर था। हुंडई मोटर इंडिया का ये इशू टोटल 27,870 करोड़ रुपए का है। लिस्टिंग के बाद हुंडई मैनेजमेंट ने कहा शहरों के साथ ग्रामीण भारत में भी कंपनी की पकड़ मजबूत हुई है। कंपनी के सीईओ तरुण गर्ग ने कहा कि कंपनी की शानदार प्रोडक्ट लाइन और मजबूत डीलर नेटवर्क कंपनी की यूएसपी है। हम हर सेगमेंट में, आप देखिए हमारी सक्सेस क्यों रही है। एक, हमने बहुत स्ट्रांग डीलर नेटवर्क बनाया है। लगभग 40% हमारा नेटवर्क रूरल एरियाज में है। आज रूरल में भी एसयूवी कंट्रीब्यूशन हमारा अर्बन एरिया के बराबर हो गया है। आई थिंक ये एक बहुत ही सशक्त डेटा है कि 67% हमारा एसयूवी कंट्रीब्यूशन शहरों में है और 67% ही रूरल एरियाज में है। फिर दूसरा, हम सिर्फ सीमित नहीं है एसयूवीज के लिए। आज हम सेडान में बहुत स्ट्रांग हैं। हमारी वर्ना और औरा बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हैचेस में देखिए i20 और नियोस बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो हमारी अपनी एक बहुत ही सशक्त प्रोडक्ट लाइनअप है। क्रेटा की अगर आप बात करते हैं, पिछले 5-7 साल से कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है। भारत के 3 सबसे सशक्त स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड्स में से है। टाटा नैनो कार बनाने और जेएलआर की टेकओवर की पूरी कहानी और बिजनेस लीडरशिप का एक नया कॉन्सेप्ट जानने के लिए देखिए लीडिंग फ्रॉम द बैक के लेखक और टाटा मोटर्स के पूर्व एमडी रविकांत का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज शाम 5:57 पर। स्वागत है और अब बात करते हैं दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण की। दिल्ली में प्रदूषण अब खराब श्रेणी में पहुंच गया है, इसलिए दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप के दूसरे चरण को लागू किया जा चुका है। लेकिन क्या ये प्रभावी हो रहा है? करोड़ों की लागत से बनाए गए संसाधन क्या सच में काम आ रहे हैं या फिर सिर्फ दावों तक ही सीमित है? देखिए रोहन सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली की आबोहवा आज भी बहुत खराब रही। औसत AQI 317 रहा, जो कि बहुत खराब की श्रेणी में आता है। कुछ इलाके आनंद विहार, बवाना, नरेला, ITO, जहां इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, यहाँ का एयर क्वालिटी और भी ज्यादा खराब था। कुछ इलाकों पे 350 को भी पार कर गया। और आज से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के स्टेज 2 का पहला दिन लागू हो गया है। कई सारे नए कदम उठाए गए हैं, लेकिन इनमें से कितने कदम धरातल पे उतरे हैं, यही जानने के लिए आज हम सड़कों पर निकल रहे हैं। और इससे पहले कई सारे कदम, जैसे कि स्मॉग टावर जैसी जो घोषणाएं हुई थी, उनकी सच्चाई क्या है ये भी देखते हैं। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर घोषणाएं बहुत होती हैं, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है उसका एक उदाहरण मेरे पीछे है। ये है 20 करोड़ की लागत से बना हुआ स्मॉग टावर।
40 बड़े बड़े इस तरह के पंखे हैं जो कि हवा को इंडक्ट करते हैं। 5000 से ज़्यादा फिल्टर्स हैं इसके अंदर, बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे है। लेकिन सच्चाई ये है कि प्रदूषण पीक पे आ चुका है, लेकिन ये पूरी तरह से डिफंक्ट पड़ा हुआ है, ऑपरेशनल नहीं है। ये सिर्फ 2021 में इसका इनॉग्रेशन किया था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन आज इसकी हालत आप देख सकते हैं। यहाँ जब हम आ रहे हैं तो यहाँ ताले पे लगी जंग साहब बता रही है कि काफ़ी समय से ये खुला भी नहीं है। मेंटेनेंस की हालत का तो क्या ही कहना है, बिल्कुल लगता है कि सिर्फ एक इनॉग्रेशन कर दिया गया, उसके बाद इसका कोई और काम नहीं किया गया। जो दावा किया गया था कि 1 किलोमीटर का इसका जो रेडियस है उसमें वो प्रदूषण को कम करेगी, करीब 50 मीटर के रेडियस में तो बिल्कुल 70 से 80% कम कर देगी। लेकिन प्रदूषण इस वक्त दिल्ली में बहुत खराब की श्रेणी में है और ये स्मॉग टारगेट पूरी तरह से बेकार पड़ा हुआ है। मेरे पीछे जो आप ये गाड़ी देख रहे हैं ये है स्मॉग गन, खासतौर पे धूल से निपटने में काफी मदद करता है और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के सेकंड स्टेज में इसके इस्तेमाल को बढ़ाने की बात है। और कम से कम ये एक ऐसी चीज है जो हमें पॉजिटिव दिख रही है, जो हमें वाकई में फील्ड पे दिख रही है। इसका काफी इस्तेमाल हो रहा है, खासतौर पे सेंट्रल दिल्ली और बाकी जो इलाके हैं वहां पे इनकी संख्या बढ़ाई गई है, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई है। 2 तरीके से काम करता है ये। एक तरफ तो जो व्हीकुलर पॉल्यूशन है, जो गाड़ियों से जो धूल पैदा होती है उस पर तो निपटता ही, और साथ ही जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं, जो मोटे कण हैं, उन पे भी ये कंट्रोल जो है वो करता है। और यहाँ पे हमें इसकी संख्या बढ़ती हुई दिख रही है। ये ऑपरेशनल दिख रहा है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के स्टेज 2 में एक महत्वपूर्ण कदम है, वो है पब्लिक पार्किंग प्लेसेस की जो फीस है उसको बढ़ाया जाना। इससे इसका जो मकसद है वो ये है कि लोग अधिक से अधिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और निजी गाड़ियों का इस्तेमाल थोड़ा कम करें। हम इस वक्त सीपी आए हैं और यहाँ जाने की कोशिश करते हैं कि क्या पार्किंग प्लेसेस के चार्जेस बढ़े हैं। ये बताइए क्या चार्ज है अभी जब यहाँ पे चार्ज? सर अभी 20 रुपये पर आवर है, पर आवर। 1 घंटे के 20 रुपये। अच्छा, और क्या कोई बढ़ोतरी हो रही है या होने वाली है? सर अभी तो ऐसी कोई नोटिफिकेशन मिली नहीं है। ऊपर अधिकारियों से कोई नोटिफिकेशन मिलेगी तो उस हिसाब से किराया बढ़ा जाएगा। तो अभी वही चार्ज है जो अभी तक चार्ज होता जा रहा था, लेकिन चूंकि आज से ही जीआरएपी का स्टेज 2 लागू हुआ है तो आने वाले दिनों में हम उम्मीद कर सकते हैं कि इन प्लेसेस में जो चार्जेस हैं वो बढ़ाए जाएंगे। जीआरएपी के स्टेज 2 में और भी कई घोषणाएं की गई हैं। मसलन जो बसेस की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ाई जाएगी, वो हमें अधिकतर जगहों पे अभी भी दिखाई नहीं दी। मेट्रो ने जरूर ये घोषणा की है कि वो अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने जा रही है। ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी को बढ़ाया जाएगा, वो भी हमें अधिकतर जगहों पे नहीं दिखाई दिया। ट्रैफिक अभी भी दिल्ली का ट्रैफिक उतना ही हमें अधिकतर जगहों पे दिखाई दिया। जो कल ही लॉन्च किया गया था स्कीम रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, जो दिल्ली सरकार की मुहिम थी, उसका इम्प्लीमेंटेशन हमें कहीं नहीं दिखाई दिया। इसके अलावा तंदूर की भट्टियां जो हैं उस पर, जो कोयले की तंदूर है उन पर रोक लगाने की बात कही गई थी। वो दिल्ली के सेंट्रल इलाकों में तो हमें अधिकतर लोग अभी भी गैस के तंदूर में शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन दूर दराज के इलाकों में कोयले का इस्तेमाल अभी भी जारी है। जनरेटर सेट का इस्तेमाल दूर दराज की दिल्ली में अभी भी जारी है। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जरूर कुछ जगहों पे हमें जो प्रोटोकॉल्स हैं वो यहाँ पे दिखाई दिए। तो कुल मिला के जो पहला दिन है जीआरएपी का, मिक्स्ड रिस्पांस देखने को मिला है जहां तक हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो। रोहन सिंह, दिल्ली। तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहे, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।